अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक लीगल स्टडीज़। व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ए लेवल लॉ P1 का लेक्चर 1 चैप्टर 1। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज हम ए लेवल लॉ P1 का लेक्चर 2 जैसे चैप्टर 2 है और हमारा लेक्चर 2 है। हम हर चैप्टर को हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 हमने डिस्कस। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पाक लीगल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, चैप्टर 2 पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। हम हर लेक्चर का हर टॉपिक हर चैप्टर का एक लेक्चर की हम वीडियो बना के लगाया करेंगे जो इन फ्यूचर आपके काम आएगी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है। देखिए, यूके की जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस पे मुश्तमिल है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये 3 जगहों से ये बिल पास होना है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल स्टार्ट होना है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन में सारी स्टेजेस पूरी करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड से सारी स्टेजेस पूरी करके रॉयल असेंट के लिए क्वीन या किंग के पास चला जाएगा। तो ये बिल उसका एक्ट जो है, ये बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपीज बैठे हैं, जो सेलेक्ट होकर पब्लिक के से सेलेक्ट होकर आते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सेलेक्ट होकर आते हैं, वो बिल स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले वो प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा। क्या होगा? ग्रीन पेपर्स एंड वाइट पेपर्स। ग्रीन पेपर्स को एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट्स होगा, वो सारे सर्कुलेट किया जाएगा कि जी हम कंसल्टेशन करेंगे सारे वो अपने एमपीज से कि ये हम व्हाट वी आर मेकिंग या व्हाट वी वांट टू मेक, हम ये बनाना चाह रहे हैं, तो अभी हमें इस पे क्या क्या करना चाहिए। सारे लोगों से कंसल्टेशन लेंगे, मशवरा करेंगे। उस कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट में सारे लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी जो भी चीज़ें बताएंगे कि इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो फिर वो एक उसके बाद वाइट पेपर्स इश्यू किए जाएंगे, जो असल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, जो वो इसी कंसल्टेशंस के बाद, तमाम स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करने के बाद, तमाम नेसेसरी चेंजेस करने के बाद मतलब जो असल प्रपोजल इशू की जाएगी वो उसे कहते हैं वाइट पेपर्स। असल जो लॉ बनाना, उन्होंने जो लॉ बनाने का जो मकसद है, जो लॉ बनाना है, वो जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा उसे कहते हैं वाइट पेपर। उसके बाद जो है मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स हैं वो गवर्नमेंट ही इशू करती है। गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इशू करता है। ये सारे बिल्स जो हैं लॉयर्स, सिविल सर्वेंट्स, जो भी मतलब जिनसे भी वो बनवाना चाहे वो बनवाते हैं, और ये बिल सारे पार्लियामेंट में लेके आ जाते हैं। जो बिल ड्राफ्ट करवाया जाएगा या गवर्नमेंट खुद ड्राफ्ट करेगी या लॉयर से या किसी से भी ड्राफ्ट करवाने के बाद ये पार्लियामेंट में ले आएगी। कुछ होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल और कुछ होते हैं 10 मिनट रूल्स। एक है 10 मिनट रूल्स। प्राइवेट मेंबर बिल में क्या है कि कुछ प्राइवेट मेंबर्स, यानी कुछ ऐसे मेंबर्स जो इंडिविजुअल एमपी भी अगर बिल अपना वो शुरू करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको भी इख्तियारात हैं। उसमें क्या करेंगे कि वो कुछ एमपीज को सेलेक्ट करेंगे, वो बैलेटिंग करेंगे। बैलेटिंग में पार्लियामेंट में बैलेटिंग होगी जिसमें 20 एमपी सेलेक्ट होंगे जो अपना बिल पेश कर सकते हैं अपनी बारी पे। तो इसमें उनकी फिर डिबेट होगी, उसमें डिबेट का जो दौरानिया काम होता है, उसके बाद ये बिल आगे बाकी प्रोसेस के लिए लेके आ जाएगा। अब एक है 10 मिनट्स रूल। बैक बेंचर्स एमपी जो बिल्कुल जिनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती, उनको भी मौका दिया जाएगा कि आप 10 मिनट की स्पीच करें। अगर स्पीच में सबको आपने कायल कर लिया तो आपका बिल भी जो है हम इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लेंगे। तो ये हो गया 10 मिनट रूल्स। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्स की थोड़ी डेफिनेशन हम करते हैं। पब्लिक बिल्स वो होते हैं जो पूरे होल ऑफ द कंट्री के लिए होते हैं।
पब्लिक के जो हैं पब्लिक के मैटर्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट हैं 2005 और लीगल सर्विसेज एक्ट 2007 और एंड लीगल एड सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट्स एक्ट 2012। वो एक्ट जो पूरे होल ऑफ द कंट्री के लिए मतलब बनाया जाएगा। और वो जो स्पेशल ग्रुप्स के लिए, यानी किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी कॉरपोरेशंस के लिए, किसी एक शोबे के लिए बनाए जाएंगे, वो हैं प्राइवेट बिल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। ये पब्लिक एंड प्राइवेट बिल की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम आते हैं तो अब पार्लियामेंट्री, अब प्रोसेस, पार्लियामेंट में जब बिल आ गया उसमें क्या होना है। पहले फर्स्ट रीडिंग होनी है। नॉर्मली सारे लोग उसको रीडिंग करेंगे वो बिल पे। इसमें डिस्कशन और वोट का भी पहलू नहीं है, सिर्फ अभी ये रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग के बाद फिर सेकंड रीडिंग होगी। ये एक मेन डिबेट है, इसमें डिबेट भी होगी, डिस्कशन भी होगी, सारा कुछ होगा कि जी ये इसमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वर्बल वोट भी सबसे लिया जाएगा। अगर वर्बल वोट क्लियर नहीं होगा तो फिर सबको कहा जाएगा कि अपनी पोजीशन से उठ के दूसरी तरफ मूव कर लें। यानी एक जगह से एक डोर से दूसरे डोर की तरफ आप जाएं तो पता चल जाएगा कि ये जो है इसकी फेवर में वो इस डोर में चले जाएंगे, इस डोर से गुजर लेंगे, जो इसकी फेवर में नहीं वो इस डोर से गुजरेंगे। यानी ये सेकंड रीडिंग के में ये सारी चीज़ें होनी। उसके बाद होना है कमेटी स्टेज आ जानी। कमेटी मोस्टली 16 से 50 MPs की कमेटी बनेगी जो बिल को चेक करेगी, चेक एंड बैलेंस। यानी कोई अमेंडमेंट तो नहीं करनी, कोई मसला तो नहीं है। अगर बिल कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा तो फिर वो सारे लोग भी कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मोस्टली 16 से 50 MPs हैं वो कमेटी का हिस्सा, वो बिल के अमेंडमेंट्स चेक करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट स्टेज में क्या है, नेक्स्ट स्टेज रिपोर्ट स्टेज में वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो या नहीं करनी, जो भी वो बता देंगे। उसके बाद थर्ड रीडिंग है जो फाइनल रीडिंग है। उसके बाद फाइनल थर्ड रीडिंग के बाद ये चला जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फिर ये सारी स्टेजेस वो कंप्लीट करेगा जो पहले वाला प्रोसेस हाउस ऑफ कॉमन्स का। अब अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लगता है कि इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करनी है तो वो वापस भेजेंगे कि इसमें नेसेसरी चेंजेस करें। लेकिन अगर वो बार बार रिजेक्ट करेंगे तो फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को इख्तियार नहीं है रिजेक्ट करने के, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ नॉट सेलेक्टेड बाय द पब्लिक। उसमें हेरिडेटरी मेंबर्स हैं, कुछ लाइफ पीयर्स हैं, वो उनके पास इख्तियार रिजेक्ट करने का नहीं, वो जस्ट चेंजेस वगैरह करने का कह सकते हैं कि इसमें नेसेसरी चेंजेस करें, ये कर लें, वो कर लें। अगर वो बार बार इसको रिजेक्ट करेंगे तो फिर वो अगले सेशन में दोबारा बिल जाएगा हाउस ऑफ कॉमन में और वो बाईपास करके रॉयल असेंट के लिए चला जाएगा। ये 1949 के एक्ट में और 1911 के एक्ट में, 1911 और 1949 के एक्ट में ये चीज़ उनकी पावर्स को रिड्यूस किया गया था कि अगर ये बार बार इसको बिल को रिजेक्ट करेंगे तो इनके पास इख्तियार नहीं है रिजेक्ट करने का, ये जस्ट चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। तो 4 दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हैं, 4 दफ़ा ये वो बाईपास हो चुका है कि जब उन्होंने वोट उसको उन्होंने नहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास किया था। तो कब हुआ है, वार्स एंड क्राइम्स एक्ट 1991, यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1999 और सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2000 और हंटिंग एक्ट 2004। ये 4 दफ़ा ये वो बाईपास हो चुका है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद ये फाइनल रॉयल असेंट के पास चला जाएगा, क्वीन के पास या किंग के पास चला जाएगा और बिल अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद कमेंसमेंट है, जिस दिन ये अप्रूव होगा वो उसी रात से ये एक्ट जो उसके लिए अगले दिन जो है एक्ट उसका हिस्सा बन जाएगा, उसको प्रोमलगेट कर दिया जाएगी, राइज कर देगी। तो ये तो है पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की या सुप्रीमेसी की बात आ जाती है। देखिए, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में 3 मेन चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एनी सब्जेक्ट मैटर इट वांट्स। पार्लियामेंट जो चाहे, जो काम करना चाहे पार्लियामेंट कर सकती है, जो पार्लियामेंट को सही लगे। पार्लियामेंट वो लॉ मेकिंग के वाले से जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाना है वो बना सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, सुप्रीम है पार्लियामेंट, सुप्रीम है सोवरेन। सेकंड क्या है कि कोई पार्लियामेंट बाउंड नहीं है अपने प्रीवियस पार्लियामेंट के एक्ट से। प्रीवियस पार्लियामेंट ने जो किया वो ख़त्म हो गया, अब नई पार्लियामेंट उसकी बाउंड नहीं है। उसको जो उन्होंने किया है कि उसको अब ये उसका वो जवाब दे नहीं, ठीक है। तीसरी बात, नो अदर बॉडी हैज राइट टू ओवरराइड और सेट असाइड द पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को किसी और बंदे के पास इख्तियार नहीं है कि उसको सेट असाइड करे या उसको ख़त्म कर ले। हाँ, कोर्ट्स में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा सा है कि कोर्ट जस्ट ये कह सकती है कि इसमें ये इनकन्सिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन है या कुछ, ये पार्लियामेंट को सजेशन दे सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के लॉ को ख़त्म नहीं कर सकती।
उसके बाद हम आ जाते हैं लिमिटेशंस हैं कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से, क्या कौन सी चीज़ें, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 क्या कहता है कि जो भी पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाएगी वो उससे जो कंपेटिबल होनी चाहिए यूरोपियन कन्वेंशन टू द ह्यूमन राइट्स से। दूसरी बात क्या है, डेवोल्यूशन। अब देखें थोड़ी सी ये चीज़ है कि स्कॉटलैंड एक्ट 1998 और गवर्नमेंट ऑफ वेल्स एक्ट 1998 हैड डिवॉल्व्ड, यानी हैंडेड ओवर उनको कर दी पावर का। आप भी अपने हवाले से अपने हिस्से का या अपने मुल्क के अपने चीज़ों से लॉ बना सकते हैं अपने लिए, यानी इससे स्पेशली यूके पार्लियामेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ी सी सोवरेनिटी कम होगी। और यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप, अब 1973 में ये यूके बिकम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, और 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पीपल लोगों ने वोट दिया कि रेफरेंडम करवाया जाए कि इसको हम ख़त्म करना चाहिए, जो 2020 में 31 जनवरी 2020 में यूरोपियन यूनियन छोड़ी रेफरेंडम करवाया। यानी ये थोड़ी सी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिमिटेशन आती हैं। और फिर इन्फ्लुएंसेस ऑफ पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंसेस क्या, प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है। जो आपकी जो जनरल जब इलेक्शन होते हैं तो दूसरी जो पार्टी जीत जाती है, जो पार्टी हार जाती है, यानी ओपोजिशन जो है वो उस पर जो है ना प्रेशर डालती है, पॉलिटिकल प्रेशर उस पर होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अगले साल हमें वोट नहीं, नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं मिलेंगे। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के ऊपर वो होता है, ठीक है। यानी दूसरी पार्टीज़ का, ओपोजिशन पार्टी का होता है, और ओपोजिशन पार्टीज वो उसको यानी पर डिबेट में कुछ होता रहता है, पार्लियामेंट में बातें चलती रहती है कि इन्होंने ये गलत किया, वो किया गलत, मुझे उनको कंडेम करते रहते हैं। हम हर मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में भी होता है, जो भी अपोजिशन में होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी सही भी हो या गलत भी हो, उसको उसने आगे उसको करना होता है, उसको आगे उसके अगेंस्ट जाना होता है। उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन भी जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होती है। यानी 2015 में अगर देखें तो ऑनलाइन पिटिशंस, 2015 में ऑनलाइन सिस्टम ऑफ ऑनलाइन पिटिशन वो लोगों के पब्लिक ओपिनियन की तरफ से, वो पब्लिक की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि वो भी लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन भी उसके जो पब्लिक ओपिनियन भी उसको भी पार्लियामेंट ने टेक इनटू अकाउंट रखना है, उसको भी पार्लियामेंट ने देखना है, चेक करना है, उसको भी रखना है। वो थोड़ा सा प्रेशर पार्लियामेंट के ऊपर उसका भी हो सकता है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं यानी कि अगर कोई लॉ, जिनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, जिस कंपनीज होगी, कोई भी शोबा हो गया, कोई भी प्रोफेशन हो गया, जिनको पार्लियामेंट का जो बनाया लॉ, जो हर्ट हो रहे हैं उससे, या जिनको हिट कर रहे हैं, वो भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू और लोगों को लॉबिंग, और लोगों को ख़रीदते हैं, ये जो भी करते हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जी ये चीज़ इसको चेंज करना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। जो भी कम्युनिटी उससे हिट होती है वो भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। और लॉबिंग, फिर लॉबिंग जो सियासतदान है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो लॉबिंग करते हैं आउटसाइड द पार्लियामेंट, इनसाइड द पार्लियामेंट, लोगों को पैसे दे के या कुछ भी करके, जो जिस तरह वो कर सकते हैं वो लॉबिंग करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ है मीडिया। तो मीडिया का प्रेशर तो ज़ाहिर है जहाँ भी जाए, हर मुल्क में है। मीडिया फिर अगर कोई चीज़ गलत है तो मीडिया उसको उछालता है या उसको सामने लेके आता है कि ये पार्लियामेंट ने किया है, ये गलत किया है, ये सही किया, वो पब्लिक के सामने लेके आता है। तो वो भी इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट के ऊपर थोड़ा बहुत होता है मीडिया का। अब अगली बात है लॉ कमीशन, रोल ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन एक बॉडी है जिसमें ये 1965 में ये बॉडी बनाई गई थी, जिसके मेंबर्स हैं, इसका एक चेयरमैन है, हाई कोर्ट का जज होता है, और चार इसके दूसरे मेंबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि आपने देखना है, चेक करना है कि किस फील्ड में, किस एरिया में, किस चीज़ में, कहाँ पे लॉ बनाने की ज़रूरत है, क्या लॉ हमें बनाना चाहिए, कि आप हमें बताएं, अपनी रिकमेंडेशन दें। टॉपिक्स इनको रेफ़र कर दिए जाते हैं कि आप ये काम टॉपिक्स पे बताएं, हमें लॉ बनाने की ज़रूरत है, हमें इन टॉपिक्स पे आप सर्च करके बताएं। क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो जज होता है वो ज़रा वो लॉ से फेमिलियर होता है, तो उसको भी वो और बाकी उसके जो मेंबर होते हैं वो भी लॉ से फेमिलियर होते हैं। तो उनको कहा जाता है कि जी आप बनाएं, आप लॉ बताएं कि किस हमें एरिया में लॉ बनाना है और क्या हमें बनाना है, क्या करना है। फिर वो उनकी रिकमेंडेशन पे एग्जिस्टिंग लॉ को रिपील भी किया जा सकता है, नया लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। उसमें 2015 में
19 स्टैचूट लॉ जो हैं वो रिपील किए गए। अगली बात आती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में काफ़ी सारे लॉज को कंसोलिडेट किया जा सकता है, कर लेते हैं जो उनकी रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और कोडिफिकेशन है, कोडिफिकेशन में वो कहते हैं कि जी ठीक ये किसी चीज़ में कोडिफाई करने की ज़रूरत है, यानी इसमें कोई लॉ नहीं है, या जो स्कैटर्ड फॉर्म है इसको एक सेपरेट लॉ की शक्ल दे दी जाए, तो ये भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे होता है। सक्सेस ऑफ लॉ कमीशन के ये इनके कहने पे जो काम हुए हैं लॉ कमीशन से 1977 में, दैट दीज इंक्लूड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977, ऑक्यूपाइज लायबिलिटी एक्ट 1984 और भी काफ़ी सारे लॉज इनके की वजह से बनाए गए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। हमारा टॉपिक नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 ए लेवल लॉ P1 का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 था पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। तो आज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली हमारी अगली वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी मिलती रहे। और दूसरी, अगले हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आप जुड़े रहिए पाक लीगल स्टडीज़ के साथ। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ आप अपनी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि हमें इस तरीके से इसको और बेहतर करना चाहिए, या ये चीज़ें और डालनी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपने हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 3 में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन कोचिंग चाहिए हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।